जरा सोचिए, दो दोस्त हैं, मंजिल एक ही है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते एकदम अलग। ये कहानी है भारतीय समाजवाद के दो बहुत बड़े नामों की, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम सब जेपी कहते हैं, और राम मनोहर लोहिया। दोनों ने एक ऐसे आज़ाद भारत का सपना देखा जो सबके लिए बराबर हो, और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने क्रांति की दो अलग अलग मशालें जलाईं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि दो साथी जिनका मकसद एक ही था, वो भारत के लिए दो अलग अलग क्रांतियों का नक्शा बनाने लगे। आइए आज इसी दिलचस्प वैचारिक सफर को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौर से। वो एक ऐसा वक्त था जब पूरे देश में नए नए विचारों की आग जल रही थी, और इसी आग में तपकर जेपी और लोहिया के रास्ते पहली बार एक दूसरे से मिले। देखिए, ये सिर्फ दो नाम नहीं थे, ये दो सोच थीं। एक ऐसे भारत की सोच जहां आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों का जाना नहीं, बल्कि हर नागरिक की थाली में रोटी और जिंदगी में सम्मान भी हो। अगर हम उनके शुरुआती सफर को देखें ना, तो वो बिल्कुल साथ साथ चला। 1930 के दशक में दोनों कांग्रेस में शामिल हुए। दोनों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर ही एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। और तो और आज़ादी के बाद भी ये दोस्ती कायम रही, जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। और उनका मिशन तो भाई एकदम साफ था कि राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक देश के आम आदमी को सामाजिक और आर्थिक गुलामी से आज़ादी ना मिल जाए। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है आज़ादी के बाद। ये जो समानांतर रास्ते थे वो धीरे धीरे अलग होने लगे। दोनों की सोच अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगी। तो चलिए सबसे पहले जेपी के सफर को समझते हैं, जो उन्हें संपूर्ण क्रांति के विचार तक ले गया। देखिए, कई साल पार्टी पॉलिटिक्स में रहने के बाद ना जेपी का सिस्टम से मोहभंग होने लगा। उन्हें यह लगने लगा कि असली बदलाव कुर्सी की राजनीति से नहीं, बल्कि जनता के आंदोलन से ही आ सकता है। और बस यहीं से उनकी सर्वोदय की यात्रा शुरू हुई। तो ये सर्वोदय आखिर है क्या चीज? ये गांधी जी का दिया हुआ एक विचार था। इसका सीधा सा मतलब है सबका उदय, यानी सबका भला। ये आपस में लड़ने की नहीं, बल्कि मिलकर आगे बढ़ने की बात करता है। और जेपी ने इसी सोच को अपनी राजनीति का आधार बना लिया। और फिर इसी सर्वोदय की सोच से जन्म हुआ संपूर्ण क्रांति का। 70 के दशक में जब देश में भ्रष्टाचार और तानाशाही का माहौल बनने लगा, तब जेपी ने एक ऐसी क्रांति का नारा दिया जो सिस्टम को पूरी तरह से बदल दे। और जेपी की क्रांति कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। ये कोई एक बदलाव की बात नहीं थी। ये तो 7 क्रांतियां थीं एक साथ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहां तक के सांस्कृतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक भी। उनका मानना था कि समाज को बदलना है तो उसे हर पहलू से, जड़ से बदलना होगा। उनके लोकतंत्र का मॉडल एक पिरामिड जैसा था, लेकिन उल्टा। उन्होंने एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की जिसमें कोई पार्टी ही ना हो। सबसे नीचे नींव में हो ग्राम सभा, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला परिषद। मतलब असली पावर दिल्ली में नहीं, बल्कि देश के गांवों में हो। तो ये तो थी जेपी की कहानी और उनका संपूर्ण क्रांति का रास्ता। अब चलते हैं उस दूसरी राह पर और समझते हैं कि राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की अपनी अलग मशाल कैसे जलाई। लोहिया का ये एक वाक्य ही उनकी पूरी सोच को बयां कर देता है। वो पश्चिम से आए आर्थिक मॉडलों के बहुत बड़े आलोचक थे। उनका साफ मानना था कि चाहे वो अमेरिका का कैपिटलिज्म हो या रूस का मार्क्सिज्म, दोनों ही इंसान को बस एक मशीन समझते हैं, उसकी आत्मा की परवाह नहीं करते। तो जाहिर है उन्होंने इन दोनों पश्चिमी आइडियाज को नकार दिया। उनका मकसद था एक नया समाजवाद बनाना, एक ऐसा समाजवाद जो पूरी तरह से देसी हो, जिसकी जड़ें भारत की जमीन में हों और जिसमें गांधी जी के विचारों की खुशबू हो। और हां, जेपी की तरह लोहिया भी सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के पक्के हिमायती थे। उन्होंने अपना मशहूर चौखंबा मॉडल दिया, यानी 4 खंभों वाला राज्य। इसमें सत्ता गांव, जिला, राज्य और केंद्र के बीच बटी होती थी। मकसद साफ था, पावर किसी एक के हाथ में ना रहे। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है, जैसे जेपी की संपूर्ण क्रांति थी, वैसे ही लोहिया ने दी सप्त क्रांति। लेकिन इसमें एक फर्क था। जहां जेपी पूरे सिस्टम को बदलने की बात कर रहे थे, वहीं लोहिया की क्रांति समाज में मौजूद खास तरह की नाइंसाफी पर सीधा हमला करती थी, जैसे मर्द औरत के बीच की असमानता, जाति भेद, रंग भेद, इन सब के खिलाफ। तो हमने 2 विचारकों के सफर को देखा, 2 अलग अलग क्रांतियों को समझा। अब सवाल यह है कि रास्ते भले ही जुदा थे, पर क्या मंजिल भी अलग थी? अगर हम दोनों के विचारों को साथ रखकर देखें तो अंतर तो साफ है।
एक तरफ जेपी की संपूर्ण क्रांति और गांव पर आधारित लोकतंत्र, तो दूसरी तरफ लोहिया का नया समाजवाद और 4 खंभों वाला राज्य। मॉडल अलग थे, नाम अलग थे, लेकिन इन सारे फर्कों के बावजूद एक बात थी, एक बहुत बड़ी बात, जिस पर जेपी और लोहिया दोनों पूरी तरह सहमत थे, और वो ये थी कि सच्चा लोकतंत्र दिल्ली या लखनऊ की विधानसभाओं में नहीं बनता। असली लोकतंत्र ऊपर से थोपा नहीं जाता, वो तो जमीन से उगता है, बिल्कुल एक पौधे की तरह। उसे गांव से हर एक नागरिक को ताकत देकर सींचना पड़ता है। और शायद यही इन दोनों महान विचारकों की सबसे बड़ी और सबसे साझी विरासत है। और यहीं पर ये पूरी बातचीत हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज जब हम देख रहे हैं कि सारी ताकत कुछ ही जगहों पर सिमटती जा रही है, तो क्या जेपी और लोहिया के ये विचार पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं? क्या लोकतंत्र को बचाने का असली रास्ता उसे लोकल यानी स्थानीय बनाने में ही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।